Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th new NCERT of English. The name of the textbook is Purvi. So we have already completed one chapter. Now we are doing chapter number 2. इसकी जो poem है Try Again, we have already completed. Poem हमने देख ली है, समझ ली है. Now in this video we will do the exercise of this poem. Okay. So this is part 2 of chapter number 2. I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description बॉक्स. चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं. लेट अस डिस्कस. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे पोएम की समरी दी गई है, तो हमें इन वर्ड्स को फिल करके पोएम की समरी को कंप्लीट करना है. ओके, सो द पोएम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वाज फीलिंग लो आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट फॉर हिज पीपल. सो हमने देखा था कि नैरेटिव स्टाइल में, नैरेटिव मतलब होता है किसी को कहानी की तरह कुछ बताना, स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो इस तरीके से पोएम लिखी गई है जो किंग ब्रूस के बारे में है, जो स्कॉटलैंड से थे और वो अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहते थे, बड़ा कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था. वो बहुत बार हार गए थे उस प्रोसेस में, इसीलिए वो लो फील कर रहे थे. इन अ मोमेंट ऑफ डेस्पेयर ही ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव. द स्पाइडर माउंटेड एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल. फिर हमने देखा कि जब वो उदास थे, डेस्पेयर मतलब हमने देखा था कि निराश थे, तो उन्होंने इसी बीच में देखा कि एक स्पाइडर, मकड़ी जो है ऊपर अपने जाले तक जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार करीब पहुंचकर भी वो वहां से गिर रही है. एंड इट मेड 9 अटेम्प्ट्स एंड फाइनली सक्सीडेड. लेकिन वो हार नहीं मानती है, बार बार गिरने के बाद भी वो चढ़ने की कोशिश करती है और 9 अटेम्प्ट्स के बाद वो फाइनली सक्सेस मिलता है उसको और वो अपने घर तक पहुंच जाती है. द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड कंक्वेड, कंक्वेड मतलब जीतना, एंड सो वुड ही, कि अगर स्पाइडर जीत सकता है तो वो भी जीत सकते हैं. इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव. व्हेन ही ट्राइड दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीडेड. फिर उन्होंने कोशिश की और लास्ट अटेम्प्ट में फिर वो जीत गए थे. देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सूटेबली. सो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पोएम है या पोएट जो है वो नैरेटिव स्टाइल में पोएम को लिखे हैं. इसका मतलब क्या है? बिकॉज वी कैन से दैट द पोएट यूज द नैरेटिव स्टाइल बिकॉज ही टेल्स अ स्टोरी थ्रू द पोएम स्टेप बाय स्टेप. क्योंकि उन्होंने पोएम को स्टेप बाय स्टेप बताया है, हर पैराग्राफ में कहानी को प्रोसेस करते हुए दिखाया है. सो इसलिए इसको हम कहते हैं कि नैरेटिव स्टाइल में है. पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब मेन क्या मोटिव है पोएम का? सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट परसिवरेंस लीड्स टू सक्सेस. परसिवरेंस का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लगातार कोशिश करते रहना. अगर हम लगातार कोशिश करते रहते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है. देन पिक 3 एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए, इनमें हमें ये बताना है पोएम की किस लाइन से हमें ये चीजें कंफर्म होती हैं. सो पहला है लाइंस दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट. कौन सी लाइनें स्पाइडर के एफर्ट्स को बताती हैं? सो अप इट रैन, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर. तो ये 3 लाइनें हैं. देन एलिटरेशन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. सो कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो स्टार्टिंग में सेम रिपीटेशन हो रहा था उनका बोलने में, है ना. तो कौन से थे वो? तो ये लाइनें हैं सिल्कन फिल्मी क्लू, हेड ग्रू स्टेडी, डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड. ओके, सो ये कुछ लाइनें हैं. और भी एग्जांपल्स ही मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. नाउ व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज इन द पोएम? पोएट ने कुछ इस तरीके से ट्राइड एंड ट्राइड, स्टिडली स्टिडली, अप वर्ड्स को रिपीट किया है. तो ऐसा क्यों किया है उन्होंने? सो रिपीटेशन शोज द स्पाइडर्स कंटिन्यूअस एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन मोटिवेटिंग द किंग टू कीप ट्राइंग विदाउट गिविंग अप. ये जो वर्ड ट्राइड एंड ट्राइड मतलब कि बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक जगह पे स्थिरता के साथ वो काम कर रहा था स्पाइडर, है ना. सो उसकी मेहनत को, लगन को दिखाने के लिए इस तरीके से रिपीट की गई हैं बातों को. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से सही वर्ड को चुन के हमें ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. पहला है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज. राइम मतलब क्या होता है? जब हम कविता बोलते हैं तो लास्ट में कुछ वर्ड्स मैच होते हैं. तो इनमें से कौन सा तरीका है? ए बी बी, ए बी बी ए बी ए बी. इसका मतलब क्या है? जैसे ये 4 लाइनें मैंने ली, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, इसको मैंने ए नाम दे दिया, तो लास्ट में वर्ड क्या है? डाउन. देन सेकंड में है लास्ट में थिंक, थर्ड में है क्राउन. तो देखो पहला वाला और तीसरा वाला दोनों में मैंने ए लिखा है क्योंकि लास्ट वर्ड मैच हो रहे हैं, राइम हो रहे हैं, डाउन क्राउन. ऐसे ही सेकेंड वाला और फोर्थ वाला थिंक सिंक, लास्ट वर्ड्स मैच हो रहे हैं ना. सो देखो ए बी, ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि ए बी
फिर से ए बी का साउंड मैच हो रहा है, तो ये वाला पैटर्न है। देन ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या एडजेक्टिव। सो ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। देन द पोएट यूजेस टी वॉज एंड टिस फॉर द सेक ऑफ रिदम, राइम और कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए शब्द छोटे दिखे, मतलब इट इज। सो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट छोटा दिखाने के लिए वर्ड्स को इस तरीके से पोएट ने लिखा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर्ड टू किंग ब्रूस ओन स्ट्रगल। स्पाइडर जो बार बार अपने जाले तक पहुंचने के लिए चढ़ रहा था ऊपर की तरफ, उसके स्ट्रगल को राजा जो ब्रूस है, किंग जो ब्रूस है, उनके स्ट्रगल से कंपेयर किया गया है। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इट्स वेब, ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपल। जैसे स्पाइडर कोशिश कर रहा था अपने वेब तक, जाले तक जाने की, ऐसे ही ब्रूस कोशिश कर रहे थे अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा करने की। दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड मेटाफोर। इसे हम मेटाफोर कहते हैं। सो इट स्ट्रेंथन द पोएम्स मैसेज अबाउट परसिवरेंस, कीप ट्राइंग टिल वी सक्सीड। ये जो मेटाफोर है ये स्ट्रेंथ देता है पोएम को। पोएम को पढ़ते वक्त हमें ऐसा लगता है कि परसिवरेंस मतलब लगातार कोशिश करते रहने से हमें सक्सेस जरूर मिलती है। सो ये मेटाफोर होता क्या है? इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक, एज और एज। सो मेटाफोर मतलब होता है एक तरीके से बात को करते हैं। तो ये पार्ट होता है स्पीच का जिसमें हम दो एक जैसी चीजें नहीं है फिर भी उसको कंपेयर करते हैं। उसमें हम लाइक नहीं लिखते, जैसे ये बिल्कुल फूल जैसा दिखता है तो जैसा, लाइक वी से इन इंग्लिश कि इट लुक्स लाइक फ्लावर। सो लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन एज कंपेयर करते वक्त हमने एज वर्ड यूज नहीं किया है। फिर भी एक जैसी चीजें ना होते हुए भी उनको कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेटाफोर बोलते हैं। It suggests that one thing is another, highlighting similarities between them to add deeper meaning or understanding. So इससे क्या होता है कि हम कंपेयर कर पा रहे हैं, जैसे स्पाइडर के स्ट्रगल को किंग के स्ट्रगल से कंपेयर कर पा रहे हैं। इससे हमें मतलब और अच्छे से समझ में आता है किसी भी चीज का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई मेटाफर्स एंड सिमिलीज। देखो सिमिलीज क्या होता है? जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, दो चीजों को, वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि लाइक है ना। अभी हमने देखा मेटाफर में लाइक जैसे, एज जैसे वर्ड हम यूज नहीं करते कंपेयर करने के लिए, बट कंपैरिजन होता है। सिमिलीज में हम लाइक वर्ड यूज करते हैं, एज वर्ड यूज करते हैं, एज वर्ड यूज करते हैं किसी चीज को कंपेयर करने के लिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कौन से में मेटाफर यूज हुआ है, कौन से में सिमिली यूज हुआ है। एम लिखेंगे मेटाफर के लिए और एस लिखेंगे सिमिली के लिए। सो ही रैन एज फास्ट एज चीता। सो एज आ गया है ना, एज फास्ट एज, तो ये हो गया सिमिली। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये हो गया मेटाफर कि वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें लाइक, एज ऐसे वर्ड यूज नहीं हुए। द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, तो ये सिमिली होगा। ही सैंग लाइक एन एंजल, लाइक वर्ड आ गया तो सिमिली होगा। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, ये मेटाफर हो गया। इसमें आवाज जो है उसको म्यूजिक के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ है। द क्लासरूम वॉज अ जू, ये मेटाफर है। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ डॉग, लाइक वर्ड आ गया तो सिमिली है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन, तो यहाँ पे भी एज से कंपैरिजन हुआ है, एज तो सिमिली हो गया। द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, ये मेटाफर हो गया। इसमें लेक को मिरर, जो तालाब है उसको कांच के साथ, शीशे के साथ कंपेयर किया गया, लेकिन लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ है। ओके, सो आई होप आपको सिमिली और मेटाफर का कंपैरिजन जो होता है वो समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलीज टू मेटाफर एंड मेटाफर्स टू सिमिलीज टू एग्जांपल्स हैव बीन गिवन हियर। यहाँ पे अब स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर सिमिली में है तो हमें मेटाफर में चेंज करना है, मेटाफर में है तो हमें सिमिली में चेंज करना है। जैसे दो एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री। अब लाइक वर्ड है तो ये क्या है? सिमिली है। देन इसको कैसे मेटाफर में चेंज करेंगे? नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। ओके, इसमें लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ। ऐसे ही हिज करेज वाज अ बीकन, बीकन मतलब जो लाइट होती है उसे कहते हैं। सो हिज करेज वाज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। सो यहाँ पर ये मेटाफर है, इसको कैसे लिखेंगे? हिज करेज वाज एज ब्राइट एज बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, तो ये हो गया सिमिली में हमने कन्वर्ट कर दिया। नाउ हिज करेज वाज लाइक अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ना। सो ये दोनों तरीके हो गए सिमिली बनाने के। अब बाकी के जो स्टेटमेंट है उन्हें हमें खुद बनाना है। जैसे पहला है द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। सो यहाँ पर ये क्या है? ये मेटाफर है, तो इसको सिमिली में कैसे लिखेंगे? द बुक वॉज लाइक ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एडवेंचर। देन हर लाफ्टर वॉज अ मेलेडी दैट ब्राइटेंड द डार्केस्ट डे, तो ये भी मेटाफर है। सो हर लाफ्टर
was as bright as a melody on dark days. Then the mountain stood as a guard watching over the valley below. As a guard, as से comparison हुआ तो simile है, इसको metaphor में करेंगे. The mountain was a guard watching over the valley. Then the night was like a velvet cloak wrapping the world in mystery. So like word use हुआ है, ये simile है, metaphor में change करेंगे. The night was a velvet cloak wrapping the world. Then her thoughts were like butterflies in a summer meadow. So यहाँ पर like word use हुआ है, again it is a simile. So metaphor क्या होगा? Her thoughts were butterflies in a summer meadow. घास के मैदान को meadow बोलते हैं. Now let us think and reflect. यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है पोएम से, उसे हमें रीड करना है. नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करने हैं. He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. Now just as the moment a spider dropped with its silken filmy clue. तो यहाँ पे क्या होगा? Select the phrase which show the physical expression of the king's emotional state. किस लाइन से पता चल रहा है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे जो शो कर रही है कि बहुत ज्यादा निराश है? पहली लाइन की he flung himself down in low despair. वो इतना निराश था कि एकदम से निराश होकर और बैठ गया था काउच पर, है ना? सो ये वाली लाइन. Then why does the poet use the word low before despair? despair से पहले low का यूज क्यों हुआ है? To show the depth of King Bruce's sadness. despair मतलब निराश होता है, low और लगा दिया तो मतलब बहुत ज्यादा जो ग्रेव सिचुएशन है, बहुत ज्यादा वो निराश है, उदास है, उसको दिखाने के लिए. Choose the correct option to complete the sentence. In the line and after a while he pondered there, the word pondered means, pondered मतलब क्या है जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें. So paused, thought, noticed, rested. थॉट मतलब होता है पॉन्डर्ड, मतलब विचार करना, सोचते रहना. फिर इसमें से सही वर्ड हमें चुनना है. द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट. सिल्कन, सिल्क जैसा बिल्कुल पतला सा, है ना, जो मकड़ी का रेशा होता है जिसके थ्रू वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो वो क्या है? एक बिल्कुल सॉफ्ट डेलिकेट सा थिंग है. उसको पोएम में सिल्कन फिल्मी क्लू जैसे बहुत प्यारे फ्रेज के साथ दर्शाया गया है. नाउ व्हेन इट टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर अ मी टिस एन एंक्शियस मिनट ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर ओ से विल ही लूज और विन. तो हमने देखा था लास्ट में जब बिल्कुल अपने मकड़ी के जाले के पास वो पहुंच गई थी मकड़ी, तो जो किंग ब्रूस है वो बहुत उत्सुकता से देख रहे थे कि अब वो पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, कहीं फिर तो नहीं गिर जाएगी. उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं. तो पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी. यहाँ पे एनालॉजी को कंप्लीट करना है. जैसे टॉयल हार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? रोल टम्बल. ये सारे मीनिंग्स मैंने पोएम कराते वक्त आपको बता दिए, है ना. देन लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइडर हाईलाइटेड इन द लाइन बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर. इस लाइन से कि फिर से इंसेक्ट ऊपर गया, जाने लगा, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है हमें मकड़ी के बारे में? तो पहला डिटरमाइन, दूसरा परसिस्टेंस, कि अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से फोकस करते हुए आगे जा रहा है, और परसिस्टेंट मतलब लगातार कोशिश कर रहा है. देन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. द expression "ah me" in the extract indicates a sense of stress. जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं और इस तरीके के फ्रेजेस यूज करते हैं, ओ गॉड या फिर अरे यार ऐसे बोलते हैं ना, तो ये जो फ्रेज है ये हम स्ट्रेस के समय यूज करते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन. यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है अच्छा एक रीजन देते हुए. रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सट्रैक्ट बिकॉज हम जो रीडर्स हैं ये इस पैराग्राफ से रिलेट कर पा रहे हैं खुद को. क्यों? बिकॉज एवरीवन एक्सपीरियंसेस फेलियर्स बट मस्ट कीप ट्राइंग. हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हारते हैं, लेकिन हमें हार मानकर रुक नहीं जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. तो इसीलिए हम रिलेट कर पा रहे हैं. देन कुछ क्वेश्चन से उनके आंसर करने हैं. जैसे पहला है हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम. पहले स्टैंजा से ऐसा क्या हुआ जिससे हमें पोएम का एक बैकग्राउंड पता चल गया. सो फर्स्ट स्टैंजा सेट्स अ सैड एंड होपलेस मूड एज किंग ब्रूस इज फीलिंग लो एंड रेडी टू गिव अप. पहले स्टैंजा में बता दिया गया कि किंग ब्रूस जो है वो सैड हैं, उदास हैं, तो पोएम का जो मूड है वो हमें पहले ही पता चल गया कि किस तरीके से इस पोएम में किंग ब्रूस के फेलियर की वजह से जो लो फील कर रहे हैं उसके बारे में पोएम है. देन डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम.
किंग ब्रूस का जो एटीट्यूड शुरू में था और बाद में था उसमें क्या चेंजेस आए वो बताना है. सो हिज एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम सैडनेस एंड होपलेसनेस टू डिटर्मिनेशन एंड सक्सेस बाय द एंड. शुरू में वो होपलेस थे, सैड थे, लेकिन बाद में डिटरमाइंड बने और लास्ट में उनको फिर सक्सेस मिली. देन द पोएट डिस्क्राइब्स एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर. स्पाइडर के हर एक एक्शन को कवि ने बहुत अच्छे से बताया है. तो इसमें क्या बताना चाहते हैं, उसका एटीट्यूड क्या है स्पाइडर के प्रति पोएट का. द पोएट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन शो एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द स्पाइडर्स एफर्ट. जो स्पाइडर कोशिश कर रहा है बार बार, उसके प्रति उनका जो एक रिस्पेक्ट है उसको शो करता है ये. देन नेक्स्ट इज हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डेस्पेयर एंड नॉट गिव अप. स्पाइडर ने हम सबको कैसे मोटिवेट किया कि हमें हार नहीं मानना चाहिए. सो द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम फेलियर बाय शोइंग दैट रिपीटेड एफर्ट्स लीड टू सक्सेस. की बार बार कोशिश करने से हमें सक्सेस जरूर मिलती है. देन द पोएम टीचेस अस दैट द फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. जब हम फेल होते हैं तो जैसे जैसे फेल होकर रुकते नहीं है, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो एक स्टेप कवर होते चला जाता है और धीरे धीरे हमें सक्सेस मिल जाती है. सो द पोएम टीचेस दैट फेलियर्स आर स्टेप्स दैट हेल्प्स अस रीच सक्सेस व्हेन वी डू नॉट गिव अप. हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज द स्पाइडर्स जर्नी टेल्स अस दैट एनीवन कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइव्स. इलैबोरेट. कोई भी हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है. राजा को एक मकड़ी, छोटी सी जो मकड़ी होती है, उससे इंस्पिरेशन मिला, तो हमें किसी से भी इंस्पिरेशन मिल सकता है. इसके बारे में बताना है. So spider's small but persistent effort shows that even tiny creatures can inspire great actions in human lives, right? Now next यहाँ पर हमें opposite meanings बताने हैं, जैसे up का down, fast का slow, glad का sad, win का lose, succeed का fail. Okay, then in the next question what we have to do, choose the correct meaning. जो ये नीचे स्टेटमेंट है उनमें अंडरलाइन जो वर्ड है ब्रैकेट में उनके मीनिंग दिए गए, हमें सही से मैच करना है. इसमें एक कलर में यूज करूंगी, किसका मीनिंग कौन सा है उसके लिए. जैसे पहला ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया, प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम. एंडेवर मतलब क्या होता है, तो ग्रीन से ही यहाँ मीनिंग पे टिक किया मैंने. एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट, कुछ नया, कुछ अच्छा करने की, टफ करने की कोशिश को हम एंडेवर कहते हैं. सो ये फर्स्ट का मीनिंग ग्रीन वाले से लिख दिया. सेकेंड मैंने पिंक कलर यूज किया है, एंड टॉयल tirelessly to save food for rainy season. टॉयल मतलब क्या होता है, तो ये रहा पहला वाला ही है, पिंक से मैंने मार्क किया. वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत मेहनत करना, हार्ड वर्क करना. देन वी एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट. स्ट्राइव मतलब ये मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पर्पल कलर शेड लिया है, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग. ओके, स्ट्राइव मतलब होता है बहुत मेहनत करना, लगातार कोशिश करना. देन द सेलर्स ब्रेस्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड. तो ब्रेस्ड मतलब क्या होता है, रेड कलर से मैंने किया, प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, कुछ टफ सिचुएशन के लिए खुद को रेडी करना मतलब होता है ब्रेस्ड. देन नेक्स्ट इज द पोएम यूजेस वर्ड्स दैट शो डिस्टेंस. पोएम में कुछ वर्ड यूज हुए हैं जिससे डिस्टेंस बताया जा रहा है, जैसे अ लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, हाफ यार्ड हायर, है ना. जिससे दूरी का पता चल रहा है, डिस्टेंस का पता चल रहा है. सो क्लासीफाई द वर्ड और फ्रेज इन द बॉक्स गिवन बिलो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार और नियर एंड राइट इन स्पेस प्रोवाइडेड. यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. यहाँ कुछ वर्ड आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, कौन से दूर के लिए यूज होते हैं, कौन से पास के लिए, वो आपको यहाँ पर अलग अलग लिखना है. सो इनमें से आप छांट कर लिख सकते हैं, जैसे फार के लिए लाइट ईयर, देन यॉन्डर, देन afar, then farther. Near के लिए proximity, vicinity, adjacent, a stone's throw, then hairline. तो ये कुछ words हैं, आप इनको near और far के नीचे ऐसे लिख लेंगे. Now next question is read the following lines from the poem. Towards a delicate thread it had to tread. अब देखो thread, ट्रेड, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. इसे 6 टाइम्स आपको बोलना है और ऐसे ही टंग ट्विस्टर आपको क्रिएट करने. तो जैसे मैं 2 एग्जांपल दे रही हूँ, टाइनी टर्टल्स ट्रॉटेड थ्रू टैंगल ट्विग्स. तो इसको बार बार बोलेंगे, ये आपके फन एक्टिविटी भी हो सकती है. और टंग ट्विस्टर बोलने से हमारी जो फ्लुएंसी होती है किसी लैंग्वेज की, वो थोड़ी सी इंप्रूव होती है. चॉपिंग चेयरफुल चिक्स चेज चेरी क्रम्प्स. तो ये आप बार बार बोलेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको एक बार में सही बोलते हैं. और 6 टाइम्स तो कम से कम बोलना है. ओके, नेक्स्ट है लेटेस्ट लिसन. अब आपको एक कहानी दी गई है,
एंट के बारे में, चींटी के बारे में ट्रांसक्रिप्ट में, वो हम रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ओके, सो देखते हैं क्या है कहानी। इन अ थिक ग्रीन फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ लिटिल एंट, शी वाज नोन फॉर हर डिटर्मिनेशन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। वन सनी डे द एंट फाउंड अ डिलीशियस पीस ऑफ रोटी दैट वाज टू बिग फॉर हर टू कैरी अलोन। एक बार की बात है, एक जंगल की बात हो रही, एक छोटी सी चींटी थी, वो बहुत मेहनती थी और कभी हार नहीं मानती थी। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला, वो रोटी इतनी बड़ी थी कि वो अकेले ले नहीं जा सकती थी। दिस क्रम इज ह्यूज बट आई मस्ट गेट इट बैक टू द एंट हिल, माई फैमिली विल बी सो हैप्पी, शी थॉट टू हरसेल्फ। फिर वो सोचने लगी कि रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा है, मुझे अपने इसे एंट हिल यानी घर तक ले जाना चाहिए, मेरी फैमिली बहुत खुश होगी। वो अपने में ऐसा सोचने लगी। शी ट्राइड टू लिफ्ट द क्रम विद ऑल हर माइट बट इट वॉज टू हैवी। शी ट्राइड पुशिंग इट, पुलिंग इट एंड इवन रोलिंग इट बट नथिंग सीम्ड टू वर्क। एग्जॉस्टेड एंड सैडेंड शी सैट डाउन एंड बिगिन टू क्राई। उसने बहुत कोशिश की, उसको उठाने की, धक्का देने की, रोल करने की, मतलब ढकेलने की, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि वो भारी था उसके वेट के हिसाब से। तो बहुत थक गई, एग्जॉस्ट मतलब बिल्कुल थक गई, सैड हो गई और वहीं पर बैठ गई, रोने लगी। एज द एंट सैट देयर फीलिंग बीटन, शी नोटिस्ड अ स्मॉल बर्ड नियर बाय। द बर्ड वाज ट्राइंग टू build a nest. It picked up twigs and leaves, but every time it tried to place them, the wind would blow them away. However, the bird did not give up. It kept trying over and over again until finally it managed to build a strong nest. फिर जब चींटी उदास होकर बैठ गई, बिल्कुल थकी हुई, तो उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही है। वो बार बार एक तिनका लाती है, घोंसला बनाने के लिए स्टार्ट करती है, तभी हवा उस तिनके को अपने साथ लेकर बह जाती है, जिससे कि घोंसला बन नहीं पा रहा था। फिर भी चिड़िया हार नहीं मानती है और बार बार कोशिश करके आखिर अंत में वो घोंसला बना ही लेती है। इफ दैट बर्ड कैन हेल्प ट्राइंग एंड सक्सीड देन आई शुडंट गिव अप ईदर, शी थॉट फीलिंग इंस्पायर्ड। तब चींटी को लगा जब ये बर्ड कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी हार नहीं माननी है। Determined once more, the ant gathered her strength and decided to try again. She called her fellow ants for help. Together they formed a chain and lifted the crumb with their combined strength. Slowly but surely they carried the crumb back to the ant hill. फिर उसने एक बार और हिम्मत जुटाई, अपने दोस्तों को बुलाया जो उसके साथ थे, और बहुत मुश्किल से, बट हाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने घर तक उसको रोटी के टुकड़े को ले गए। We did it. Thank you everyone. We showed that with teamwork and never giving up, we can achieve anything. The ant shouted, excited and grateful. फिर चींटी बहुत खुश हुई और उसने सबको कहा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी मदद की। इससे ये पता चलता है कि टीम वर्क से जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो उससे हम किसी भी बड़े से बड़े काम को आसानी से हासिल कर सकते हैं, अगर हम हार नहीं मानते हैं तो। देन शी एंड हर फ्रेंड सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस। फिर उन लोगों ने सक्सेस को सेलिब्रेट किया। वी टू शुड लर्न दिस लेसन फ्रॉम एंड नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन में बी। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना दिख रही हो। होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। थैंक यू। आपको कहानी अच्छी लगी होगी। फिर थैंक लिखा है, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट वाज एंट नोन फॉर? डिटर्मिनेशन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो पहला वाला करेक्ट है इसमें, है ना, पहले वाले पे आप मार्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाई वाज द एंट अनेबल टू टेक द रोटी होम? बिकॉज इट वाज टू हैवी टू कैरी। बहुत भारी थी रोटी, इसलिए वो कैरी नहीं कर सकती थी, तो वो नहीं ले जा रही थी। देन थर्ड इज व्हाट वाज बर्ड डूइंग? बर्ड क्या कर रही थी? पिकिंग अप लीव्स। तो वो पत्ते इकट्ठा कर रही थी या घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी। देन हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील? इंस्पायर्ड। बर्ड ने इंस्पायर किया एंट को। हाउ डिड द फेलो एंट्स हेल्प? बाय जॉइनिंग द एंट इन हर एफर्ट्स। फिर इन आंसर्स को अपनी टीचर से आपको चेक भी कराना है। नाउ लिसन टू द स्टोरी वंस अगेन एंड एज यू लिसन चेक वेदर योर आंसर आर करेक्ट। फिर से आप सुन सकते हो और आंसर्स चेक कर सकते हो, तो हमने ऑलरेडी कर लिए। नाउ लेट अस स्पीक। नरेट अ पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर मोटिवेटेड बाय समवन और समथिंग टू कैरी ऑन and never give up. Your perseverance helped you. Use the following sentences prompt as a guide for your narration. यूज एज पर योर टॉपिक। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें आपको खुद से एक कहानी नरेट करनी है जिसमें आप कभी इंस्पायर हुए हो किसी इवेंट से, एक्टिविटी से, वो आपको बताना है। जैसे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसको कैसे शुरू कर सकते हैं? आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, इट वाज व्हेन। फिर ऐसे करके आपको कहानी को शुरू करना है। देयर वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ, राइट। फिर चैलेंजेस जो फेस किए उसको डिस्क्राइब करना है, नीचे लाइंस दी गई हैं उनके हेल्प से। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत दुख हुआ, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर मोटिवेशन का सोर्स क्या है? बट देन आई सॉ, आई हर्ड, इस तरीके से। फिर टेकिंग एक्शन, आपने क्या एक्शन लिया वो बताएंगे।
देन द रिजल्ट क्या आया और रिफ्लेक्शन। सो इससे आपने क्या सीखा वो बताएंगे। तो यहाँ छोटा सा एक मैं आपको पैराग्राफ लिख के बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बता सकते हैं, बाकी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन आई फेल्ट लाइक गिविंग अप व्हेन लर्निंग टू स्विम। आई वाज स्कैर्ड बट आफ्टर वॉचिंग माय फ्रेंड्स सक्सीड आई डिसाइडेड टू कीप ट्राइंग। विद प्रैक्टिस आई सक्सीडेड एंड फेल्ट वेरी प्राउड। आई लर्न दैट परसिवरेंस लीड्स टू सक्सेस। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट दिया, लेट अस राइट। किंग ब्रूस वाज इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर that kept on trying till it was successful. Think about the steps you can take to overcome a difficult situation and write them down. आप एक सिचुएशन सोचिए जहां पे आप हार मान रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन से आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं उसको आपको बताना है। और एक लेटर लिखना है अपने कजिन को ऑन हाउ यू प्लान टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑल्सो एडवाइस नॉट टू क्विट एंड परसिवरेंस। और अपने कजिन को बताना है कि कैसे हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक लेटर लिखना है। रिमेंबर टू यूज ट्रांजिशन words like to begin with, next, after that, then, finally, to share the steps of your plan. आपको इन वर्ड्स के साथ पैराग्राफ्स चेंज करना है या लाइंस चेंज करनी है कि मैं शुरुआत करने के लिए आप बोल सकते हैं टू बिगिन विद, फिर नेक्स्ट, ऐसे वर्ड्स, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वर्ड। कैसे हम एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होते हैं, तो वो कुछ इन वर्ड्स को कहा जाता है। यू मे बिगिन विद, आप इस तरीके से एड्रेस के साथ शुरू कर सकते हैं कि 20 राजेंद्र नगर, पहले एड्रेस लिखा जीवनपुर, फिर डेट लिखी, फिर डियर मोनिका, थैंक यू फॉर योर लेटर आस्किंग मी, और एंड करेंगे योर अफेक्शनेटली दीपा। सो इस तरीके से एक मैंने एग्जाम्पल लेटर लिखा है। सो पहले एड्रेस लिखा, फिर मैंने आज की डेट लिख दी है। आप जब ये लेटर लिख रहे हैं तब की डेट लिख सकते हैं। डियर मोनिका, टू बिगिन विद आई ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड नेवर गिव अप व्हेन फेसिंग अ प्रॉब्लम। हमें हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट, आई प्लान स्मॉल स्टेप्स टू ओवरकम डिफिकल्टीज। आफ्टर दैट आई टेक हेल्प फ्रॉम माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स। देन आई प्रैक्टिस रेगुलरली एंड स्टे मोटिवेटेड। फाइनली आई अचीव माई गोल बाय बीइंग पेशेंट। सो मैं एकदम शांति से अपना काम करते रहा, जहां मदद लगी टीचर से मदद ली। तो किस तरीके से आपने ओवर किया अपनी चैलेंजेस को, वो आप बताएंगे। ऑलवेज रिमेंबर विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। जीतता वही है जो कभी हार नहीं मानता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। योर अफेक्शनेटली दीपा। ओके, सो इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं। नाउ लास्ट में लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट इज कलेक्ट फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज दैट कनेक्ट अस विद नेचर एंड कंपाइल देम एज अ क्लास प्रोजेक्ट। आपकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें कुछ सॉन्ग्स होते हैं। आप अपनी मम्मी से, घर में बड़ों से पूछ सकते हैं कि जो हमें नेचर से कनेक्ट करते हैं, वैसे क्लास प्रोजेक्ट के लिए आप ऐसे गानों का संग्रह कर सकते हैं। नाउ डिड यू नो दैट स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स, दे बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड द arachnids. Observe a spider and an ant from a distance and note down the difference between them. Share your observation with your classmate. Ask your science teacher for more information to know about spiders better. Arachnids ऐसे जीव जंतुओं या छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके ग्रुप को कहा जाता है जिनके 8 लेग्स होते हैं, 8 पैर होते हैं, जिसमें मकड़ी भी पार्ट होता है ना। सो ये जो स्पाइडर्स है, इंसेक्ट नहीं है, ये एरेक्निड्स कैटेगरी के जीव जंतु हैं जिसके 8 पैर होते हैं, है ना। फिर दिया लेट अस लर्न हाउ टू मेक अ स्पाइडर वेब। आप स्पाइडर वेब कैसे बना सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ स्टेप दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। जैसे स्टिक लेके ऐसे टाई कर दिया, फिर आप धागे को इस तरीके से नॉट बनाते बनाते कर्व करके और नेट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इन पार्ट 2 the entire poem Try Again. इसकी एक्सरसाइज भी देख ली। Now in the next video you can see the index here. So unit 1 learning together का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हो चुका है हमारा पूरी तरीके से। थर्ड चैप्टर की स्टोरी हमने कवर कर ली है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.